भी बच्चों को अब थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट रहता था किसी भी क्वेश्चन में, जैसे सॉल्यूशन देख के बुक से नहीं समझ आता कई बार कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पार्ट में क्यों नहीं हुआ, अब दिस वीडियो कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैम। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बार खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है 15 सेकंड वीडियो को पॉज करके, तब आपको सॉल्यूशन देखना है कि मैं क्या करवा रहा हूँ। और किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो सीधा आप कॉन्सेप्ट ना लगाना कि कोई नाउन का प्रोनाउन का, सबसे पहले आपकी अच्छी होनी चाहिए रीडिंग स्किल कि ये पूरी लाइन इफ से लेकर फोर तक कह क्या रही है। ठीक है, अपने मदर टंग में समझो कि क्या क्या रही है, तब कोई इसमें क्या कहते हैं लगाओ कॉन्सेप्ट नाउन प्रोनाउन। चलिए, इफ द चार्ज, ये जो चार्ज लगाया गया डेट ही कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड का मतलब होता है कोई भी प्लान बनाना, रेज का मतलब बिल्डिंग को तोड़ फोड़ देना, उसका जो चार्ज उस पर लगाया गया ही कंस्पायर्ड। इफ द चार्ज, जो कि चार्ज है डेट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, इफ द चार्ज की जो है वर्ब कहाँ है, वो ये है इज वैलिड। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ये दो क्लोज है। इफ देयर आर टू क्लोज स्टूडेंट्स, वन इज प्रिंसिपल क्लोज, वन इज सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द बॉय हु इज माई ब्रदर, अब यहां हु कंजंक्शन है, इज इंटेलिजेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, इज इंटेलिजेंट। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है ये जो बॉय वाली लाइन है इसका मेन क्लोज कहाँ है, ये रहा, द बॉय इज इंटेलिजेंट। अब इसमें एंटर थोड़ा करोगे, ये हु, ये कंजंक्शन वाला क्लोज है। जब भी दो क्लोज हो, एक तो कंजंक्शन से जुड़ा रहता है और एक मेन होता है, तो कई बार मेन ऐसे जंप करके मिलता है आपको। ऐसे इफ द चार्ज, ये तो डेट नई लाइन शुरू होगी कंजंक्शन वाली, चार्ज का ये है, चार्ज, चार्ज इज वैलिड। ठीक है, कह रहे हैं जो चार्ज है जो उसने कंस्पायर किया बिल्डिंग को तोड़ फोड़ उड़ाने का, वैलिड है, देयर इज अ ग्रेट डील टू आंसर फॉर, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब इसका आंसर करना पड़ेगा, क्यों किया ऐसा बताना पड़ेगा, इज ग्रेट डील। ठीक है, ये जो बेटा ग्रेट डील होता है ना, ग्रेट डील, जैसे आई लाइक यू मच या वेरी मच, ये मच यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब है। ऐसे ये एडवर्ब होता है बेटा, जो ये आंसर नाम की जो एडवांस वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है, पर ग्रेट डील नहीं होता, इसे आपको लिखना आना चाहिए। एक ग्रेट डील होता है, एक ग्रेट डील, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब उसको आंसर करना पड़ेगा, जो उस पर चार्ज लगाए हुए हैं तो उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देर इज ए ग्रेट डील टू आंसर फॉर, जो उस पर चार्ज लगाया गया है कि उसने साजिश रची है इस बिल्डिंग को उड़ाने की, तो उसे मतलब आंसर तो इसका ढूंढना ही पड़ेगा हमें, ग्रेट डील बहुत ज्यादा आंसर। तो यहाँ एक ग्रेट डील होता है, जैसे आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, अ लोट ऑफ, ए लगता है तो लगते हैं लोट, अगर ए नहीं लगाना तो लिखते हैं हम लोट्स ऑफ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, इन्हें सीखना पड़ता है। तो एक ग्रेट डील होता है, सिर्फ ग्रेट डील नहीं लिखते, ए के साथ लिखते हैं। तो एरर जो कहेंगे किस पार्ट में गलत है, इस पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, इट विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। पहले स्टूडेंट मैं थोड़ा बहुत आपको एक बार टेंस का बेसिक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, किसके बेसिक, टेंस के। फिर आपको मैं थोड़ा बहुत एडवांस वर्ब का बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा टेंस का कर लेते हैं फिर एडवांस वर्ब का। हाँ फटाफट देखो क्या है, अगर टेंस कितने हैं, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट, कितने हैं, और एक एक टेंस में आपको क्या सीखना है कि अगर कोई हिंट दिया होता है टाइम का, जैसे डेली लिख दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, येस्टरडे लिख दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। इफ देर इज नो हिंट, ऑल 12 टेंसेस आर करेक्ट। जैसे आई प्ले क्रिकेट भी एक फॉर्मूला है ग्रामर में, ये भी सही है। आई प्लेड क्रिकेट भी एक ग्रामर में फॉर्मूला है, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं अगर कोई हिंट नहीं है तो एग्जामिनर अगर विल लगा के भी बना रहा है तो उसे सही मान लो, क्योंकि हिंट नहीं है। अगला जो है फ्यूचर में बात करना चाह रहे हैं तो उसकी मान लो चुपचाप। तो कह रहे हैं 5 मिनट्स लगेंगे टू प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी, यहां गलत हो गया। अब आपको यहां एडवांस वर्ब सीखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स एक क्लोज में एक ही सब्जेक्ट और एक वर्ब आ सकती है। इफ यू वांट टू यूज टू सब्जेक्ट्स एंड टू वर्ब्स यू शुड यूज कंजंक्शन। अगर आपको कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, अगर आपको टू क्लोज बनाने हैं तो एक सब्जेक्ट वर्ब आ गई तो लाइन बन गई। अगर आपको एक और वर्ब यूज करनी है या सब्जेक्ट यूज करना है तो आपको कंजंक्शन यूज करनी ही पड़ेंगी, कोई बट कोई एंड, मतलब दो वर्ब लगानी है मेन तो कंजंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है। अब आ जाते हैं देख, बट स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि सिंगल क्लोज में काम खत्म हो जाए और वर्ब एक ही आए और दूसरी जो वर्ब आपके मुंह से निकल रही है उसे एडवांस वर्ब बना के लिख दो, क्योंकि एडवांस वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब सेंटेंस में एक ही आ सकती है। देखो, मैं चाहता हूं खेलना, खेलना, एक वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, अब एक वर्ब और निकल के आपके मुंह से, स्टूडेंट क्या, खेलना। तो आपको पता है स्टूडेंट, खेलना लिखोगे अगर ऐसे, खेलना की इंग्लिश V1 लिख देते हैं ज्यादातर बच्चे जब हम सर्च करा प्ले, तो ये गलत हो गया। एक वर्ब आ सकती है, या तो कंजंक्शन लगाओ,
ठीक है, एक ही वर्ब आ सकती है। अब ये तो बेटा वर्ब होगी, ये वर्ब होगी, मेन वर्ब यही है। तो ये जो वर्ब है ना, ये एडवांस वर्ब बना लो, इसे नाउन में कन्वर्ट कर दो। तो एडवांस वर्ब की एक ताकत होती है, वो अपने आप को नाउन बना सकती है। उसको अगर वर्ब में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और नाउन अभी सेंटेंस में आ ही सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आया, ऑब्जेक्ट तो रह रहा है ना। तो इसे नाउन में कन्वर्ट कर लो। तो किसी भी V1 के आगे अगर टू लगा दिया जाए तो वो एक नाउन बनकर बैठ जाती है। आई वॉन्ट वट, तो ये नाउन बनकर बैठ गई। ठीक है, तो नाउन की पोजीशन पर तो ये आ सकती है, एडवांस वर्ब बन गई, ये आ सकती है। तो कुछ एडवांस वर्ब होती है V1, कुछ होती है जेरेंड, कुछ पार्टिसिपल्स होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यही मैंने आपको कहा था, मैं चाहता हूं खेलना। पर याद रखना, ये नाउन की जगह पर तो बैठ गई, पर है तो वर्ब ही, चाहे एडवांस वर्ब है तो वर्ब वाले काम करती रहती है। अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना, एडवर्ब लेना, जो वर्ब लेती है। जैसे वोंट का ऑब्जेक्ट ये टू प्ले वट क्रिकेट, तो ये भी अपने ऑब्जेक्ट ले लेगी, एडवर्ब ले लेगी। तो ये प्ले का ऑब्जेक्ट है, जो ये एडवांस वर्ब है, पर ये बैठी नाउन की जगह पे, वर्ब एक ही कंसीडर की जाएगी, यही। तो वही है स्टूडेंट, टू के बाद V1 लिखते हैं। ये वाली एडवांस वर्ब को कहा जाता है इन्फिनिटिव। कुछ होते हैं जेरेंड जो V1 प्लस ING जैसे दिखते हैं, ये हमेशा आगे जाने की सेंस देती है, फ्यूचर प्लान की। इट विल टेक 5 मिनट्स लगेंगे प्रिपेयर करने में। टू के बाद V1 लगाओ, क्योंकि एक वर्ब देखो टेक आ चुकी, बाकी एडवांस वर्ब आएगी। और एडवांस वर्ब की शक्ल ये नहीं होती टू ING, या तो सिर्फ ING या टू प्लस V1। तो टू प्रिपेयर कर दो, टू के बाद V1 लिख दो। ये प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है स्टूडेंट, ये एक टू प्लस V1 एक एडवांस वर्ब है। एक प्रीपोजिशन वाला टू भी होता है, बच्चों को ये है। उसके बाद तो नाउन आते हैं, आई गो टू स्कूल, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये एक एडवांस वर्ब है। तो आपको यहाँ जो भी बुक में है ठीक कर लेना, ये एक टू प्रीपोजिशन होता तो आगे जेरेंड आता। ठीक है, या फिर सिंपल नाउन आते। ये टू प्लस V1 पूरी एक एडवांस वर्ब है यहां तक। तो एरर कहां हो गया बच्चों, यहां हो गया, सी में। प्रिपेयर आना है, ये करिए। स्टूडेंट्स आपने टेंस किए होंगे, टेंस। मैं पास्ट की एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने उसको देखा था। एक बात करोगे तो आप V2 लगाओगे हमेशा, एक बात V2। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, आई लॉस्ट माई मोबाइल। ठीक है बच्चों, दो बातें करनी है तो V2 लगती है। पास्ट की कोई भी बात, घटना बतानी हो जिसका इफेक्ट पास्ट में हो, तो V2 लगती है। बट अगर स्टूडेंट आपको कंपेयर करनी हो दो चीजें, क्या करनी हो, कंपेयर, पास्ट की दो बातें कंपेयर, दोनों पास्ट की एक साथ लिखनी हो, और दूसरों को बताना हो कि ये पहले हुई है वो बाद में हुई है। जैसे स्टूडेंट ये आपकी प्रेजेंट की लाइन मान लो लाइफ की, और ऐसे अपनी जिंदगी में पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, तो आपको पहले मिलेगी, मान लो आपने 12th की, और पीछे जाओ 10th मिली। अब आपको दोनों बोलनी है, बोल के दिखाओ। सिर्फ बोलोगे कि मैंने 12th की थी, V2 लगाओ, मैंने 10th की थी, V2 लगाओ। पर अगर आपको बोलना है मैं 12th करने से पहले 10th कर चुका था, तो ये कंपेयर हो गया ना। तो दोनों कंप्लीट हैं, पास्ट में है, पर एक पास्ट का भी पास्ट है। तो हेड V3 को कहते हैं स्टूडेंट पास्ट का भी पास्ट, और जो उसके बाद हुई है V2। आपने बचपन में कुछ करा होगा कि हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी, तो पहले क्या हुआ है, ट्रेन जा चुकी, उसे हेड V3, हम बाद में पहुंचे V2। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट को मिलेगी हेड V3, बाद में डॉक्टर आया था, उसे V2। तो जब भी दो बातें पास्ट की करनी हो और एक पास्ट का भी पास्ट हो, उसे मिलती है हेड V3, जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का भी पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट हो पास्ट, और जो उसके बाद हुई उसे V2। तो ऐसी चीजें पता कैसे लगती हैं, बिफोर आफ्टर से। और बिफोर का मतलब होता है बेटा पहले, और जब बिफोर का मतलब पहले होता है तो ये वाली बात पहले होती है। या तो अपनी रीडिंग स्किल से पता लगाओ, या ऐसे ही याद कर लो कि जब भी बिफोर कंजंक्शन लगती है ना, तो इधर वाली बात पहले होती है, तो वहां हेड V3 लगती है, और बाद वाली बात बाद में होती है जिंदगी में, V2। और अगर आफ्टर लिखते हैं जब भी हम इंग्लिश में, आफ्टर का मतलब बाद में, तो ये वाली बात बाद में पहले होती है, हेड V3, इधर V2। ऐसे याद कर लो, ठीक है बच्चों, कि बिफोर का मतलब पहले, इधर हेड V3, आफ्टर का मतलब बाद में हेड V3। तो ये वाली घटना पहले होती है। देखो, रोवर कोई पर्सन है, वो पहले ही ईट कर चुका था, पाई का मतलब हिस्सा, बिफोर वी गेट होम। ठीक है, जो भी है खाने वाने की चीजें थी वो अपना खा चुका था, बिफोर वी गेट होम, हमारे घर पहुंचे थे उससे पहले ही खा चुका था। ये सही है, ये बाद में पहुंचे, तो ये हेड V3 आएगी, तो बाद में V2 ही रह गई। तो इन्होंने देखो, तो ठीक है, बिफोर आफ्टर को रट मत लेना, क्योंकि बिफोर आफ्टर कई बार फ्यूचर में भी यूज होते हैं, कई बार सिर्फ प्रीपोजिशन भी होती है बिफोर, सिर्फ नाउन लगा के खत्म हो जाता है। तो ये हिंट याद तो करो, पर एक चीज याद रखना, बिफोर आफ्टर देख लिया तो एक आधी आपको V2, एक आधी हेड V3 दिख जानी चाहिए, तब लेना रिस्क कि यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये नहीं बिफोर आफ्टर देखते टूट पड़े। बिफोर आफ्टर तो फ्यूचर में भी यूज होता है, तो एक आधा प्रीपोजिशन भी होती है बिफोर आफ्टर, जिसके बाद सिर्फ नाउन आएगा। तो कर लिया स्टूडेंट्स, रोवर हैड ईटन द पाई बिफोर वी गेट्स होम, नहीं गोट होम। V2 लगानी थी, वो सही है, हेड V3। तो एरर हो गया स्टूडेंट्स इस पार्ट। क्या करिए, टुमारो की बात है स्टूडेंट। देखो, टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर ऑल, भाई सबके लिए छुट्टी है कल, एक्सेप्ट मुझको छोड़कर, ये एक प्रीपोजिशन है। एज भी यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है बिकॉज।
बिकॉज आई विल राइटिंग, आपको पता है स्टूडेंट, मैं कई बार बता चुका, मॉडल के बाद हमेशा राइट आता है, ठीक है। ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे मैं बोलूं ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा, मतलब फ्यूचर पे छोड़ दिया मैंने, आएगा नहीं आएगा। और अगर मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करूं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, अभी हम कुछ कर रहे हैं, मैं अभी लिख रहा हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, मैं पास्ट में कुछ लिख रहा था। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, उस पीरियड ऑफ टाइम में मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो सब सो रहे होंगे, मैं उस टाइम एग्जाम कर दे रहा हूँ। और देने के लिए गिव यूज नहीं होता, स्टूडेंट अपने लिए नहाना हो तो टेक यूज करते हैं। टेक चाय पीनी हो, ले थोड़ा रहे हैं, टेक का मतलब लेना नहीं होता, टेक एग्जाम होता है। जैसे मिस्टेक करना है तो डू नहीं लिखते, मेक मिस्टेक लिखते हैं, मेक। तो ये कॉनोटेशन होती है, आपको पता होना चाहिए कौन सी वर्ब कब अच्छी लगती है, ठीक है। चलो, आई विल राइटिंग, तो यहाँ तो टेक और गिव तो पूछा नहीं हुआ, राइटिंग ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब टुमारो इज अ हॉलीडे, कल छुट्टी है, टुमारो यहाँ एडवर्ब नहीं है, नाउन का काम कर रहा है। फॉर ऑल हम सबके लिए, मुझको छोड़कर, एज आई विल बी राइटिंग माई एग्जाम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बना लो, विल राइट तो बिल्कुल ही गलत है, सीधा एरर पता लग जाएगा, ये गलत है। विल मॉडल के बाद राइट आता है। अब कौन सा टेंस लगाएं, मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। कोई हिंट नहीं है तो चुपचाप मान लो सब कुछ। तो विल बी राइटिंग ज्यादा बेटर लग रहा है कि लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जब सब रेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, सब सो रहे होंगे टुमारो, मेरे को छोड़कर, जब, ठीक है। आगे इतनी बात समझ, क्या लिख रखा है। सबसे पहले आपको पता है ना, रीडिंग स्किल लगानी है, समझना। कल छुट्टी है सबके लिए, मेरे को छोड़कर, मैं कल एग्जाम लिख रहा हूँ, टुमारो से पता लग गया। दूंगा तो विल राइट लिख लो, कल एग्जाम दूंगा, ऐसे भी सही है। पर कर रहा हूँ ये भी सही है, विल बी राइटिंग, जो मर्जी। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस दिखाना है वो बोल लो, या फ्यूचर पॉसिबिलिटी बतानी है वो भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, डोंट पैनिक, इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो सिर्फ वी वन से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव करना हो तो डोंट, ठीक है। इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, सामने वाले को ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, एडवाइस करने वाले। देखो स्टूडेंट, इंग्लिश में है 12 टेंस, 12 टेंस है। पर 12 टेंस से आप हर सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बना पाओगे। जैसे मैं बोलूं गेट बंद कर दो, 12 टेंस में से कोई टेंस आपकी मदद नहीं करेगा इस लाइन की इंग्लिश बनाने के लिए। ये तो ता है, रहा है, यहीं खत्म हो जाएंगे, गा है, बस। अब मैंने कहा काश मैं पीएम बन जाऊं, इमेजिनेशन आ गई, कोई टेंस मदद नहीं करेगा। बट वर्ब तो लगती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, स्टूडेंट, वर्ब तो लगती है, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म वही होती है, V1 V2 V3 और एक आईएनजी वाली जिसे V4 बोल देते हैं कई बार, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है। अब मैंने अगर बोलना है कोई भी लाइन, तो वर्ब तो यही यूज होंगी घुमा फिरा के, ठीक है। अब मैंने बोला गेट बंद कर दो, तो मैं इस ऐसे सेंटेंस को बोल लेते हैं इंपेरेटिव, और यहाँ ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए V1 यूज हो जाती है। बट V1 यूज होगी तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो गया, बस ये V1 है, दिख रही है वैसी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो ये हिंदी होती है, मैं गेट बंद करता हूं, ये तो है गेट बंद कर दो, फ्यूचर में होगा ये तो बंद, ता है तो है ही नहीं। तो बस ये V1 दिख रही है, दिख रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं। कहीं V2 दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इमेजिनेशन में हम V2 यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब की फॉर्म यही है घुमा फिरा के, टेंस, ठीक है। पर बातें अलग अलग निकल के आती हैं दुनिया में, जो टेंस मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव बोलना हो कि गेट मत बंद करो, डू नॉट लगा दो, ठीक है। तो ये V1 ही है, वही डोंट पैनिक, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ट्रबल में। व्हेन यू ट्रेवलिंग गलत है, ठीक है। वही कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट, ये पता ही होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन टेंस में करवाई जाती है, जैसे इफ आई विल स्टडी, आई विल पास। जब भी दो बातें फ्यूचर में बतानी हो, आप दोनों में विल नहीं लगाते, क्योंकि विल शेल का मतलब होता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना। तो दो बातें जब डिपेंड करती हैं तो फ्यूचर में नहीं भाग सकती, एक को प्रेजेंट में रोकना पड़ता है। किसको, कंजंक्शन वाले क्लोज को, चाहे यहाँ इफ आई, व्हेन आई, एज सून एज आई, इफ आई स्टडी, मेन क्लोज विल में रहेगा। मेन क्लोज कौन सा होता है, जिसके साथ कंजंक्शन नहीं लगी होती। जिसके साथ कंजंक्शन लगी होती है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। आप बोल लो कंजंक्शन वाला क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मेन है, ठीक है। तो ये वही है, नेगेटिव है बस, कोई नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तुम हमारे साथ ट्रैवल करते हो। तो यू ट्रैवलिंग तो बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी तो आ ही नहीं सकता इज एम आर के बिना। बट मैंने कहा इनडेफिनेट यूज करते हैं ज्यादातर, यू ट्रैवल कर लो, तो एरर तो मिल गया हमें, सी पार्ट बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू टेंस, सीधा सब्जेक्ट के बाद आईएनजी नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट करिए। फिर वही चीज, द कोच सेड, कोच ने कहा, क्या कहा, श्रेयस हैड प्रैक्टिसिंग ऑन द लॉन टेनिस कोर्ट, प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। अब आपको इसके लिए थोड़ा बहुत नरेशन में समझना, बुक में कोई भी लिखा हुआ है आप मेरी सुनिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। देखो नरेशन पे आ जाओ।
श्रेयस के बारे में एक बात कहता हूं मैं, नरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट अपने घर पे जाके सुना देना, यही होती है नरेशन। मैंने श्रेयस के बारे में बोला, श्रेयस इज राइटिंग, श्रेयस लिख रहा है। अब आप घर जाके जब सुनाओगे तो ये बात पुरानी हो जाती है। नरेशन का मतलब होता है घर जाके अपने शब्दों में सुनाना, तो वो पुरानी हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला श्रेयस इज राइटिंग, ठीक है, अभी बोला है, पर आप घर जाओगे जब तो बोलोगे ही सेड दैट, कि कहा था, पुराना हो गया ना। तो आप श्रेयस इज राइटिंग नहीं बोलोगे, वॉज राइटिंग बोलोगे, क्योंकि पुराना हो गया। बट अगर मैं पहले से ही वॉज राइटिंग बोल दूं तो स्टूडेंट, ये लो, श्रेयस वॉज राइटिंग, लो पहले से ही वॉज राइटिंग बोल दिया कि वो लिख रहा था, बोल दिया मैंने, तो वो लिख रहा था। अब बताओ क्या करोगे? हाँ। अब आप घर जाओगे जब, तो ये बात और पुरानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला श्रेयस लिख रहा था, अब जाके घर सुनाना तो और पुरानी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने बोला था लिख रहा है तो पुरानी हुई। अब मैंने बोला लिख रहा था, मेरे लिए तो पुरानी थी, पर तुम गए, तुम्हारे लिए और पुरानी होगी। और पुरानी के लिए लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो बस कॉन्टिन्यूस में दिखाने के लिए, जैसे पास्ट परफेक्ट नहीं होता पास्ट का पास्ट, ऐसे कॉन्टिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का पास्ट। तो यहाँ हैड बीन राइटिंग बोलोगे घर जाके। तो ये वही चीज है, पास्ट है, हैड प्रैक्टिसिंग कुछ होता नहीं, या तो हैड बीन प्रैक्टिसाइजिंग कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हैड बीन प्रैक्टिसिंग कर लो स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि यूं समझ लो वोज प्रैक्टिसिंग आपको दिया हुआ था डायरेक्ट नरेशन में, आपने सोल्व करके हैड बीन कर दिया, वोज आईएनजी दिया हुआ था। पर अगर आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा, हाँ पता नहीं लग सकता, तो यूं समझ लो इज प्रैक्टिसिंग दिया था तो वाज प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। बट ये तो बिल्कुल गलत फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, हैड प्रैक्टिसिंग, हैड के बाद तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो एरर लाइन दिस पार्ट। वही कंडीशनल सेंटेंस आ गया स्टूडेंट जो अभी करवाया था, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लोज लगाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, और मेन क्लोज जो होता है, मेन वो होता है जिसके साथ कंजंक्शन नहीं लगी होती, उसमें फ्यूचर आ सकता है। तो वही है, ही विल गिव यू गुड एडवाइस, दे देगा वो गुड एडवाइस तुम्हें, इफ यू विल आस्क हिम, ये हटा दो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। एक सेकंड, गलत लगा दिया क्या हमने? मेन क्लोज फ्यूचर में, सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में। सबॉर्डिनेट क्लोज ये वाला है, इफ के बाद वाला ये है, ठीक है ना। यू आस्क हिम आएगा। याद करो, कंजंक्शन जहां लग गई तो समझ लो विल नहीं लगाना, जहां कंजंक्शन ही लग गई, जहां कंजंक्शन नहीं लगी वहां लगाना। एक को फैक्ट बनाना पड़ता है, दोनों बातें फ्यूचर में नहीं जा सकती। ही गोज टू शिमला एवरी ईयर लिखा हुआ हिंट है, और हिंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट सही लगा हुआ है, एवरी ईयर डेली, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही लगवाते हैं आप, परमानेंट सी शो। बट दिस ईयर, पर इस साल, ही वॉज गोइंग टू, क्यों पास्ट लगा रहे हो? इस साल मतलब प्रेजेंट लगाओ ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सेंस आ रही है, इस साल जा रहा था नहीं जा रहा है, ठीक है, बस प्रेजेंट की सेंस आ रही है दिस ईयर, तो एरर बी में है, सॉरी, ठीक है। ये करिए। हाँ, एक चीज और बता दूं टेंस के बारे में, इफ मेन क्लोज इज इन पास्ट, जैसे नरेशन में करते हो सेड दैट, तो सबॉर्डिनेट क्लोज जो कंजंक्शन वाला क्लोज है वो भी पास्ट में हो जाएगा, बस। हर बुक स्टोर फ्लरिश्ड, उसका बुक स्टोर है बहुत ग्रोथ की थी, बिकॉज, अब ये भी पास्ट आएगा यार जब मेन क्लोज पास्ट में है तो, शी पिक्ड, ठीक है, बस इतना सा एरर था। हाँ जी बताइए। चलो, अब ये आफ्टर और बिफोर वाला क्वेश्चन ना करने लग जाना कि आफ्टर से बाद में हेड V3 कहाँ गया, अरे आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आया हुआ है, बस लास्ट नाइट का डिनर, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, का ये नाउन है, डिनर ऑफ लास्ट नाइट, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे वाटर ऑफ गंगा, तो ये रहा नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, ये रहा, ठीक है। और ये लास्ट, इसको ओपन करके लिख लो, ऐसे लिख लो, डिनर ऑफ लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है प्रीपोजिशन के बाद, ये रहा आपका सब्जेक्ट। चलो अब बताओ, तो लास्ट नाइट है तो ईटिंग क्या लिख रहे हैं, ये तो कोई टेंस ही नहीं है, दे के बाद सीधा आईएनजी आ ही नहीं सकती, या तो इज एम आर या कुछ भी, दे वर ईटिंग बोल लो, दे वर ईटिंग बोल लो, लास्ट नाइट डिनर के बाद उन्होंने एप्पल खा रहे थे, यूं भी बोल सकते हो, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो, कुछ मैंने कहा है ना, इफ देयर इज नो हिंट कंटीन्यूअस टेंस लगाओ, पास्ट लगाओ, जो मर्जी लगाओ, पर पास्ट का लगाओ, लास्ट नाइट है तो, ठीक है, एट लगा लो, खाए थे, उन्होंने एप्पल खाए थे, यूं भी बोल सकते हो। चलो
कंप्लीशन दिखा लो, V2 लगाने से कंप्लीशन हो जाएगा, वर ईटिंग लगाने से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी दिख जाएगी। अगर हिंट नहीं है बच्चे तो ये भी सही है, वो लेटर लिखता है। हिंट नहीं है तो ये भी सही है, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। तो आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते, यूं भी बोल सकते हो खा रहे था। पर ज्यादातर सेंस कंप्लीशन के आए थे कि उन्होंने खाए थे, V2 लगा लो। और वही चीज होगी, आफ्टर से बाद हेड V3 नहीं लिखी तो प्रीपोजिशन लगा के नाउन लगा दिया, इधर V2 आ गई। तो एरर यही है बेटा, ईटिंग नहीं आ सकता। ये तो आप डायरेक्ट ढूंढ लोगे कि ईटिंग नहीं आ सकता, ठीक है ना। कह रहे डैड विल यू गेट मी अ बॉक्स ऑफ क्रेयंस। क्रेयन का मतलब होता है जो कलर पेंसिल्स होती हैं। ऑन योर वे होम, घर आते हुए। टीचर टोल्ड अस यस्टरडे, टीचर ने हमें बताया। यू मस्ट, मस्ट के बाद ब्रिंग भी सही है। ए बॉक्स ऑफ क्रेयन, एक बॉक्स लाना है। विद यू टू द ड्राइंग क्लास में। और आई विल नॉट बी लेट यू स्टे इन द क्लास, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं आने दूंगी, यूं टीचर ने इनको कह दिया। आई विल नॉट बी लेट, कोई फॉर्मूला ही नहीं है ये ग्रामर का, आज वो सिखा। तो मैं नहीं आने दूंगी, विल लगाया, विल नॉट लगाया। अगर आप बी लगा के लेट लिख रहे हो तो इसका मतलब आप पैसिव फॉर्मूला लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, पैसिव फॉर्मूला, क्योंकि विल बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है। ये थर्ड फॉर्म भी लेट की यही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी। बट मैं कहता हूं ये सेंटेंस एक्टिव में लिखना चाहिए, तो एक्टिव में लिखना चाहिए तो आप विल के बाद सीधा V1 लगाओ। तो एक्टिव पैसिव आज ये सीख ही लो सेंटेंस। बच्चों एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेते हैं, आपको पता है एक्टिव से पैसिव बनाना हो। विल विल V1, आई विल प्ले क्रिकेट का क्या बना दोगे, क्रिकेट विल बी प्लेड, ये आता है। पर सेंटेंस पहचानना कि एक्टिव में है या पैसिव में, ये बड़ी बात है। अगर सेंटेंस एक्टिव की डिमांड कर रहा है तो आप फॉर्मूला भी एक्टिव का लगाओ। पैसिव में है सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का और कुछ नहीं। अगर ये सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी पैसिव का लगाओ। और पैसिव का फॉर्मूला होता है बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। विल बी थर्ड फॉर्म, इज V3, वॉज V3, कुछ भी। बट इफ सेंटेंस इज इन एक्टिव, यूज अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। टेंस के फॉर्मूले लगाओ, सिंपल। अब ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव पहचानना बड़ा आसान होता है। देखो कितना आसान है, मैंने यहाँ पे लिखा आई विल, देखो मैं प्ले क्रिकेट लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, आई विल प्ले क्रिकेट। क्यों, क्या करना होता है एक्टिव पैसिव में, वर्ब उठाओ और आगे आ जाओ, इसको उठाओ, ये नाउन प्रोनाउन जो है। क्या यही खेल रहा है, हाँ यही खेल रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव में डूअर है। बट अगर मैं आगे क्रिकेट लिख दूं, अब आपको पता है क्रिकेट तो नहीं खेलेगा, क्रिकेट को खेला जाएगा, तो अब आएगा विल बी प्लेड। आगे रिसीवर आ गया तो फॉर्मूला पैसिव का। जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, पेशेंट डैश बाय अ डॉक्टर। मैं ऑप्शन दे रहा हूं विल सेव, जो कि एक एक्टिव का फॉर्मूला है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको विल बी सेव, ये एक पैसिव है। अब आप पहचानो ये सेंटेंस एक्टिव की डिमांड कर रहा है या पैसिव की, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। देखो एक्टिव पैसिव पहचानने का बहुत तरीका है। वर्ब उठाओ और चेक करो पेशेंट कुछ कर रहा है या पेशेंट पे किया गया, गिवन वर्ब जो सेंटेंस में दी हुई वर्ब है। ऐसे तो पेशेंट भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है लाइफ में, इस सेंटेंस में देखना है बस। जो वर्ब से बचाना, क्या पेशेंट बचा रहा है या उसको बचाए, उसको बचाएगा, मतलब सेंटेंस में आगे डूअर नहीं बैठा वर्ब का, रिसीवर बैठा है, तो फॉर्मूला पैसिव का। आजो, तो वो नहीं आने देगी क्लास, आई कौन है, टीचर के लिए है, वो नहीं आने देगी। रीडिंग स्किल लगाओ, ये आई टीचर है, नहीं आने देगी, तो एक्टिव है, तो विल नॉट लेट, लेट का मतलब आने देना, अलाउ होता है इसका मतलब अलाउ, ठीक है। ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, आगे जितनी भी एडवांस वर्ब है ये V1 है। लेट जो वर्ब है, देखो लेट से कोई भी सेंटेंस बनाओ, ये मेन वर्ब होगी सेंटेंस की, लेट मी, आगे एडवांस वर्ब आएगी। और ये एक ऐसी वर्ब है जो आगे एडवांस वर्ब 2V1 को नहीं लेती, सिर्फ V1 को ले लेती है। और इसमें दो वर्ब इकट्ठी भी नहीं होती क्योंकि बीच में मी आ जाता है। पर आई वॉन्ट के बाद तो सीधा नहीं V1 लिख सकते, ऐसा लगेगा दो वर्ब आ गई तो 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बीच में मी जरूर है, लेट मी गो, लेट हिम स्टे, ठीक है, यही है। चलो, तो एरर मिल गया हमें इस पार्ट में। विल नॉट बी लेट ऐसा लग रहा था पैसिव फॉर्मूला है, बट यहाँ रिक्वायरमेंट एक्टिव की थी क्योंकि टीचर ही है जो नहीं आने देगी। आई विल नॉट लेट, सी में। ये करिए, द शील्ड। सबसे पहले इस यूज्ड को वर्ब समझने की गलती मत कर देना कि सेंटेंस की ये मेन वर्ब है। इस शील्ड की मेन वर्ब ये है, ये एक एडवांस वर्ब है, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मोदी कोमा लगा के लिख दिया द PM ऑफ कंट्री, फिर कोमा लगा दिया, ये मोदी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आगे जो वर्ब है इज कमिंग, आपको ऐसे जंप मार के ढूंढनी पड़ेगी, मोदी इज कमिंग, ठीक है बच्चों। ऐसे ये जो शील्ड के बाद यूज लिखा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जो पैसिव सेंस में यूज होता है, थर्ड फॉर्म। ये एडवांस वर्ब होती है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, एक तरह से एडजेक्टिव का काम करते हैं। वर्ब जैसे दिखते हैं पर है नहीं वर्ब, एडजेक्टिव का काम करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी स्टूडेंट, देखो मैंने एक चेयर देखी,
देख ली चेयर, एक वर्ब तो आ चुकी सेंटेंस में, अब तो एडवांस आएंगी जो आएंगी, या तो फिर दो क्लोज बनाओ कंजंक्शन लगा के, ठीक है। आई सॉ ए चेयर, अब चेयर की विशेषता बतानी है, कैसी चेयर, टूटी हुई, तो मैं इसके आगे ब्रोकन लिख दूंगा। ये हमेशा थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं, पैसिव का काम करता है। चेयर नहीं तोड़ी, चेयर को तोड़ा गया, ब्रोकन बाय मोहन, ठीक है। मैं इसे दो क्लोज भी बना सकता था, विच इज ब्रोकन, पर अगर आपको दो क्लोज नहीं बनाने, सीधा V3 लिख दो। चेयर की विशेषता है, एडजेक्टिव को बाद में भी लिखा जाता है जब इसके आगे बाय मोहन हो। ये सब ना होता तो मैं इधर भी लिख देता ब्रोकन चेयर। बाय मोहन के कारण पास ही लिखना पड़ता है, बाद में नाउन के बाद में लिखने पड़ते हैं। आईएनजी वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, देखो, कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन, बोरिंग, मूवी, ये कॉन्टिन्यूटी की सेंस देते हैं और एक्टिव सेंस के। मूवी बोर कर रही है, कंफ्यूज, ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव। ऐसा पर्सन जो कंफ्यूज नहीं करा, खुद कंफ्यूज है, ये पैसिव सेंस के, खुद। और इधर मूवी डूअर है, मूवी बोर कर रही है, इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी इंटरेस्ट पैदा कर रही है। कंफ्यूज पर्सन खुद कंफ्यूज है, डिप्रेस पर्सन खुद डिप्रेस्ड है। तो वही चीज है, पैसिव सेंस का है। शील्ड को यूज किया जाता है बाय वॉरियर, ठीक है। वो किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो शील्ड के लिए ये विशेषता, इसे छोड़ दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। शील्ड की जो असली वर्ब है वो हैव लिखा है, शील्ड सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा स्टूडेंट, हैज आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंपल। तो आपको यहाँ पे इस पार्ट में क्या करिए, शी के बाद देखना स्टूडेंट क्या लिख रखा है, बाय द टाइम आई रीच होम, बिल्कुल गलत है, करो जल्दी सही। आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की याद दिलाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन आपने करे होंगे अक्सर, कि बिफोर से पहले हैड V3 वाला क्लोज आता है, क्योंकि वो घटना पहले होती है, अभी करा था हमने, और बाद में V2 वो बाद में होती है। ऐसे ही स्टूडेंट बाय द टाइम वाले क्वेश्चन यूज करो फ्यूचर परफेक्ट के लिए, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट जैसे हैड V3 अकेला यूज नहीं होता कभी, वो अपने साथ V2 को रिलेट करवाता है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट, कर चुके होंगे हमारे आने से पहले, जैसे पेशेंट मर चुका होगा इससे पहले डॉक्टर आता है, हम थिएटर में पहुंच चुके होंगे इससे पहले मूवी स्टार्ट होती है। तो ये विल शैल सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है जो अकेला यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी अकेला यूज नहीं होता स्टूडेंट। ये बाय द टाइम के साथ V1 का क्लोज लेके यूज होता है, अकेला यूज नहीं होता। देखो बाय द टाइम आया, V1 आई, तो मुझे पता लग गया यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आएगा, क्योंकि बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करके फ्यूचर परफेक्ट आता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जब तक, बाय द टाइम का मतलब जब तक हम पहुंचते हैं वो जा चुकी होगी, वो जा चुकी होगी। अब ये पता कैसे लगा सर जा चुकी होगी या जा चुकी है बोलना है, क्यों देखो शी के साथ वैसे भी हैज आएगा, वैसे ही गलत है ये, ठीक है। वैसे ही मिल जाता आपको एरर कि शी के साथ हैज आता है, पर हैज लेफ्ट ना लिखना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए। उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो अकेला यूज हो जाता है, अगर इतना ही बोल रहे ना वो जा चुकी है, सीधा इतना बोल लो शी हैज लेफ्ट होम। क्यों बोल रहे हो फिर बाय द टाइम, आप रिलेट कर रहे हो बाय द टाइम लगा के, कि जब तक हम घर पहुंचते हैं वो जा चुकी होगी, क्योंकि ये जो V1 दिख रही है आपको V1, पर ये फ्यूचर के साथ रिलेट करने के लिए यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट तो अकेला यूज हो जाता है, आई हैव डन माई वर्क, खत्म, कर चुका हूं, ये तो पास्ट में हो गया। फिर अगर जब ये हो ही चुका है, जा ही चुकी है, पास्ट में हो ही चुका है, फिर ये क्यों लगा रहे हो, ये रहने ही दो। क्यों फ्यूचर के साथ रिलेट कर रहे हो, मुझे बाय द टाइम से पता लगता है फ्यूचर से रिलेट हो रहा है। जैसे अभी करे थे हमने दो बातें पास्ट की, ये आपकी प्रेजेंट की लाइन है, ऐसे पीछे पीछे जाओ V2 और पीछे जाओ हेड V3। ऐसे अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना है ना स्टूडेंट, तो आपको प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ता है। हैव V3 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, काम कंप्लीट हो गया, पास्ट में हो गया, बेशक से प्रेजेंट परफेक्ट है पर हो पास्ट में गया, इफेक्ट प्रेजेंट तक है, तो वो जा ही चुकी है, फिर क्यों बोल रहे हो जब तक हम घर आएंगे। ये V1 लगाते हैं, आएंगे बेशक से निकल रहा है पर लिखते V1 है, ठीक है, क्योंकि दो फ्यूचर यूज नहीं कर सकते हम। तो बाय द टाइम आई रीच होम का मतलब है जब तक हम घर पहुंचते हैं, फ्यूचर से रिलेट करो, ये हो चुका होगा, तो यहाँ विल हैव आएगा स्टूडेंट, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट लगाओ। और वैसे भी एरर मिल जाता है, शी के साथ हैव नहीं आ सकता, आप फटाफट ए लगा आते। इतना आसान आता है जीडी में क्वेश्चन की एरर ही मिल जाता है फटाफट। ये करो, इसमें कोई एरर होना तो नहीं होना चाहिए। देखो, फॉर द लास्ट 3 years, फिर भी कह रहे हैं तो अब करते हैं, वैसे वो एरर होना नहीं चाहिए स्टूडेंट। फॉर द लास्ट 3 years सुनीता हैड बीन रनिंग प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी। पिछले 3 साल से, लास्ट 3 years से चला रही है, ज्यादा सेंस आ रहा है, चला रही थी नहीं, या तो कोई रिलेट करके दो, ठीक है। अब ये वैसे तो नो एरर है, मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, बट फिर भी ये कहना चाह रहे हैं कि या तो हिंट दो कि हैड बीन रनिंग का मतलब हो गया चला रही थी, जब मैं उससे मिला था, पास्ट में ऐसे बोल लो कुछ, व्हेन आई मेट हर, तो चला रही थी, चलाते चलाते उसे 3 साल हो गए थे। जैसे अब तक आ जाओगे, आज की डेट तक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि मैं पढ़ रहा हूं 3 घंटे से, पर जब वो आई थी ना मेरे पास, मुझे पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो रहे थे, हो चुके थे, ऐसे भी बोल सकते हो।
3 घंटे से वो चला रही थी, अब नहीं चला रही। अब ऐसा कुछ हिंट तो हो नहीं रहा कि अब नहीं चला रही, तो हमें तो ऐसा कहेंगे कि अभी भी चला रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स भी लिख रखा है, इससे भी थोड़ा हिंट मिल रहा है। तो यहाँ हैड बीन रनिंग की जगह बेटर जो है स्टूडेंट वो हैज बीन रनिंग है। इतना एरर आप कर सकते हो, ठीक है। पर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है तो आपको पास्ट तक ही कंटिन्यू दिखाना पड़ेगा कि जब मैं उससे मिला था वो ऐसे ऐसे चला रही थी, अब नहीं चला रही। पर ऐसा कोई हिंट नहीं है, तो आज तक ले जाओ कंटिन्यू करते करते। और फ्यूचर तक लेकर जाना हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये हम आगे, आज नहीं और आगे चले जाओ, 4 साल बाद ये कर रही होगी, कर रही कंटिन्यू, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू ये करिए। द ओल्ड मैन थिंक, ओल्ड मैन थिंक सोचता है, हिज यंगर डॉटर वाज मॉकिंग हिम, मजाक उड़ा रही थी। क्या करें इसे, मेन क्लोज डैड की कमी है वो ये इग्नोर कर देते हैं। हिज यंगर डॉटर वाज मॉकिंग हिम, सोचता है। मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो तो सकता है, सोचता है। सोचता है कि ज्यादा सेंस नहीं आ रही, तो इसमें सारा पास्ट में देखो। मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में होना स्टूडेंट, ये है जैसे मेन क्लोज, ये है कंजंक्शन वाला क्लोज प्रेजेंट में। वो कहता है कि वो पढ़ा रहा है, वो कहता है वो पढ़ा रहा था, वो कहता है वो पढ़ा रहा होगा। तीनों में आ सकता है। मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में हो तो वो तीनों में आ सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बट मेन क्लोज पास्ट में हो तो वो पक्का पास्ट में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा सेंस ये नहीं है कि हमेशा ही सोचता है, तो पास्ट है कि वो सोच रहा था, ज्यादा बेटर है थॉट, वो सोचा था उसने कि वो मजाक उड़ा रही थी। तो एरर आप कर सकते हो इस पार्ट में, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। सेंस की बात थी बस इसमें, डेली का रूटीन तो नहीं होता। देखो बच्चों, अब आपको मैंने कहा था ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट, बट आई प्ले क्रिकेट भी सही है, आई प्लेड क्रिकेट भी सही है। पर दोनों में से अगला कहे कोई एक चुन, तो ज्यादातर हम वो चुनते हैं जिसमें सेंस आए कि ये घटना तो एक ही बार हुई होगी, डेली थोड़ा होती होगी, तो हम पास्ट को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसी को देखा तो रोज थोड़ा देखते हैं, तो मैं आई सो हर लिखूंगा ज्यादातर। नायरा हैव बीन टेकिंग डांस क्लास दिस ईयर, हैव बीन गलत है, नायरा हैज बीन आएगा, और क्या आएगा, नायरा सिंगुलर है, देखते ही एरर हो रहा है, बस ठीक है। इज टेकिंग भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, फोर सिंस तो दिया नहीं हुआ। ये वही आ गया स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस। सामने वाले को ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले और एडवाइस देने वाले को सेंटेंस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे गेट बंद कर दो, क्लोज द, विंडो ओपन कर दो, ओपन द विंडो। इनमें सब्जेक्ट कभी नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है सामने वाला, क्योंकि सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, यू नहीं लिखते, ठीक है। पर ये V1 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, तो पर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी V1 लिखी है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं हो गया, उसमें तो ये हिंदी आती ना, गेट बंद करता हूँ, डेली होता हो, ये तो फ्यूचर में बंद होगा, गेट बंद कर दो, ठीक है स्टूडेंट। ये V1 से स्टार्ट होते हैं। डू नॉट ना लगाओ, डज नॉट, बस नेगेटिव बोलना हो तो डू नॉट लगा लो, ठीक है ये वही इंपेरेटिव सेंस एंड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है, उसमें सब्जेक्ट दिया होता है, इनमें सब्जेक्ट हमेशा सामने वाला होता है, इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। वर्ब की फॉर्म वही 4 है हमारे पास, V1 V2 V3 V4। कुछ भी टेंस से बाहर हमें इंग्लिश बनानी है, वर्ब तो वही यूज होती है। आप बता दो राइट की आप और कौन सी स्ट्रक्चर जानते हो इन चारों के अलावा, राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, यूज तो यही होंगी। अब मुझे बोलना है काश मैं PM बन जाऊं, ये कुछ हो जाए, इसमें V2 लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वर्ब की फॉर्म यही घुमा फिरा के यूज होंगी, ठीक है। बट आपको समझना है कि ये V1 से शुरू है तो वही इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंस्ट्रक्शंस हैं बोतल पर, क्या कहती हैं, ओपन करो पैकेट को, और फिर एंड लगाया है तो ये इंपेरेटिव ही तो रहेगा। जैसे क्लोज करो गेट को और विंडो को ओपन कर दो, ओपन ही तो रहेगा, तो ओपन करो और पोर, ये सेकंड फॉर्म क्यों लगा दी। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगती है, और ये वही है V1 से शुरू होने वाला। इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सामने वाला लिखता ही नहीं है, इसलिए V1 से स्टार्ट होंगे, यही इनकी पहचान है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं सामने वाले को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन है एक तरह से, और करते ही ठीक हो जाएगा। इस पार्ट में एरर है, क्या है कि भाई ओपन करो पैकेट को और जो इसके कंटेंट्स है हॉट वाटर में डाल दो, जो भी सूप बनाना है तो जो भी है बोतल में कुछ भी पड़ा है हॉट वाटर में उसे डाल दो, ठीक है। और का मतलब डालना। वेरी फ्यू एनिमल, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब वेरी फ्यू, ये है आपका डिटर्मिनर जो नाउन के साथ लगे रहते हैं, जैसे मैंने लगा दिया सम, बॉयज। एडजेक्टिव बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनसे पहले लगे रहते हैं।
एडजेक्टिव में ये फर्क है, वो प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ही इज गुड, ये देखो बता दिया ऐसे लिंकिंग अब लगा के, बट ये सिर्फ नाउन की बताते हैं, तो ये हमेशा नाउन से पहले मिलेंगे आप। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, वेरी फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन लिखवाते हैं अपने पास, जैसे सम लिखवाता है, जैसे ईच सिंगुलर लिखवाता है, ईच बॉय, तो डिटरमिनर होते हैं, डिटरमाइन करते हैं, नाउन सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। तो फ्यू एनिमल्स सब्जेक्ट है ना, ये तो फ्री में लगे हुए, डिटरमिनर या एडजेक्टिव बोल लो, वर है प्लूरल ना, इजी क्वेश्चन। ये करिए, व्हाट डज कंगारूज, कंगारूज इज प्लूरल, सो डोंट यूज डज, यूज डू। ठीक है, आपको पता है जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बट सब्जेक्ट से आगे आती है ना, तो सब्जेक्ट यही है ना, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। देखो डू, यू, प्ले, आपको पता है स्टूडेंट सब्जेक्ट इससे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यू प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा ना। और डज ही प्ले, आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, तो कंगारूस प्लूरल है, डू आएगा। खुद करते रहो बच्चों, देखो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहो बच्चों, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, इस तरह की सीरीज है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ भी डाउट हो, सीरीज लेनी हो ये, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स चाहिए उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कंप्लीट कोर्स 499 में। ओके, आई थिंक इंडिया विल विन द T20 क्रिकेट मैच। क्या करें इसमें, ठीक है, मैं सोचता हूँ, और विल शैल पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें, फ्यूचर में आ सकता है, मेन क्लोज प्रेजेंट में हो तो वो फ्यूचर में आ सकता है। चलो, शाम शैल लो भाई, हर मॉडल के बाद V1 आती है, बात ही खत्म, वो ठीक है, टुमारो है तो सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखते एरर मिल गया। अच्छा, और कुछ सीखना है क्या इसमें, शाम के भी ऑफिस जाएगा, क्या कहते हैं, टुमारो टू गेट बैक, वापिस, ये एडवांस वर्ब है, इन्फिनिटिव, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइंग विद द स्टाफ, और यहाँ पे भी ये एडवांस वर्ब है, पार्टिसिपल का काम कर रही है। लास्ट नाइट, कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं मेरा 8708243324। लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नेबर, सारा पास्ट में चल रहा है, लास्ट नाइट आई प्लेड, ठीक है, बजाया बहुत ज्यादा, लाउडली का मतलब बहुत, और नेबर्स कंप्लेन करते हैं, ये क्यों V2 लगा दी, तो यह भी तो सारा पास्ट में चलेगा, कंप्लेन की सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, कंप्लेंट मत कर देना, कंप्लेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन वर्ब होती है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट करिए। आई विजिट माई स्कूल वंस ए ईयर, वंस ए ईयर का मतलब है साल में एक बार, तो ये रूटीन हो गया, क्योंकि वंस ए ईयर लो, साल खत्म, फिर अगली बार, फिर अगली बार, रूटीन है तो विजिट सही है। आई विजिट माई स्कूल वंस ए ईयर, ये वही एडवांस ऑफ टू पर्पस के लिए यूज होती है, फ्यूचर टू के बाद V1 अभी बताया था मैंने, ठीक है। ये देखो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस की मेन वर्ब, और ये आपकी एडवांस वर्ब, इसमें एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी जितनी आएंगी स्टूडेंट एडवांस वर्ब आएंगी, तो इसको हमेशा 2+V1 में लिखते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं खेलना, हमेशा फ्यूचर की सेंस देती है, आपको पता है एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, कितनी बार बता चुका हूं मैं, आई डिसाइड, या मैंने डिसाइड किया जाने का, अब आपको पता है एक वर्ब आ चुकी, बाकी सारी एडवांस आएगी, तो जाना है तो ठीक, आई डिसाइडेड, ठीक, आई डिसाइडेड टू गो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई स्टूडेंट, और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, और वर्ब आ नहीं सकती, ऊपर मुंह से वर्ब निकल रही है, जाना, जाना, तो आपको पता है जाना तो वर्ब है, अब इसको नाउन बना लो, क्योंकि नाउन अभी आ सकता है, तो इस गो को नाउन बनाने के लिए क्या करें, कुछ वर्ब कहती हैं जेरेंड बना दो, कुछ वर्ब कहती हैं आगे जाने की सेंस है तो इन्फिनिटिव बना दो टू, ये प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है बेटा, उसके बाद तो जेरेंड या नाउन आते हैं, ये पूरी एक एडवांस वर्ब है, तो टू मीटिंग नहीं, इसकी टू के बाद V1 लगा के एडवांस वर्ब बनाई जाती है, क्योंकि एडवांस वर्ब कितनी भी आ सकती है, मेन एक ही आती है, वो आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो नाउन वगैरह बनकर एडवर्ब बनकर बैठ जाती है, वो आ सकते हैं अभी नाउन एडवर्ब्स, वर्ब एक ही, एक क्लोज में एक वर्ब। ये करिए,
मिसिस मीरा है कोई और उसकी फैमिली ने रिसीव्ड किया लेटर ए वीक अगो। वीक अगो को मतलब पास्ट की बात, लास्ट मंथ, ऐसे येस्टरडे। वी टू लगती है, बिल्कुल सही है। पास्ट की कोई डेट लगी हो तो हमेशा वी टू लगानी चाहिए। और बट प्रेजेंट पे इफेक्ट देखो, वी टू लगाओ चाहे हैज है वी थ्री लगाओ, दोनों का काम यही है कि हो गया कंप्लीट। पर प्रेजेंट पे इफेक्ट आ जाए बिल्कुल प्रेजेंट में कि आज का मिलाकर, तो ये लगाना होता है कंप्लीशन दिखाने के लिए। पास्ट तक बात बतानी है तो कंप्लीशन दिखाने के लिए ये लगाना होता है। तो एरर तो है नहीं इसमें, ये करिए, बिल्कुल इजी है, हिंट है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है, मैं खेलता हूँ हॉकी, क्या बदतमीजी है। व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पे क्लोज दे दिया, डेट नहीं दी। तो पर ये व्हेन आई वॉज यंग भी तो पास्ट की आपको कहानी दे ही रहा है। यूं मान लो मैं यंग था भाई, मान लो 2007 में था यंग, लो तो भाई ये वही है, पास्ट की डेट है, तो प्ले क्यों आएगा, वी टू आएगी। ठीक है, ये रूटीन बता रहा है कि खेला करता था। ठीक है, तो V2 पता है 2 बार की लगती है, ऐसी घटना के लिए लगती है जो एक बार खत्म होगी, हो गया बस एक बार। जैसे मैंने मोबाइल गुम करा, आई लॉस्ट माई मोबाइल, यस, एक बार हुआ है बस ये। मैंने क्रिकेट खेला था, मेरा मोबाइल गुम हो गया था, एक। एक V2 रूटीन बताने के लिए भी लगती है, पास्ट का रूटीन। उसमें ये हिंदी नहीं आएगी हुआ था, एक बार हुआ था, नहीं। मैं खेला करता था, मैं बस से जाया करता था, मैं एक गाना गाया करता था, एक चॉकलेट खाया करता था, ऐसे ही मैं हॉकी खेला करता था। तो करता था भी सेंस आती है V2 लगाने से। बस पता होना चाहिए पास्ट का रूटीन है। और एक बार कोई घटना हो तब भी V2 लगती है, पास्ट की कोई डेट दी हो। तो ये भी ठीक है, पास्ट में है, खेला करता था, प्लेड। जैसे प्रेजेंट का रूटीन बताना हो तो प्रेजेंट डेफिनेट में V1 लगाते हैं, पास्ट का रूटीन बताना हो तो V2 लगाते हैं। इससे पता लग रहा है पास्ट है, तो सिंपल है, प्लेड आएगा यहाँ। तो ये थे 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इससे आगे क्वेश्चन। यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो को टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। और पूरी कंप्लीट ग्रामर अगर आपको 499 में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक यू।